हेलो माय फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं झारखंड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 का दोस्तों सब्जेक्ट हिंदी ए का और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों। यानी कि इससे पहले हम सभी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश का सभी सेट का दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ इस चैनल में विजिट कीजिएगा और वहाँ जाके आप सभी सब्जेक्ट का आप एक करके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज सब्जेक्ट हिंदी ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। काफ़ी लेट कर दिया था अपलोड करने में, अभी सेट 1 ही है, बाकी सेट अभी तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कब तक अपलोड हो जाएगा। देखिए अब कब तक करता है अपलोड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है खंड का में क्या बोल रहा है, अपठित गद्यांश, यानी कि पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर दीजिए। तो फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। बोल रहे कि घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है और निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो कुछ कर लो। जो छाने एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता है। दोस्तों ये हम सभी अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। 10th का भी एग्जाम है, अभी बहुत समय है। जो भी समय है उसको अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेना है, नहीं तो ये समय चल जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा दोस्तों। अब बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो चलिए इसको हम लोग अपने बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह, तीनों में क्या करना चाहिए। गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है, वह है समय की परख। समय के अनुसार और समय से पहले सब कुछ करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। बोल रहे हैं आगे कि प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने या ना करने का। यदि आपने समय को परखने का की कला सीख ली है तो पुणे पूरे बोल रहा है आपको, तो पुणे आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं आकर आपका द्वार खटखटाएगा। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी है। जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान में सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। देखिए कितना बड़ी बात इन्होंने कही दोस्तों, अरस्तु के द्वारा कहा गया है। आगे बोल रहा है कि वस्तुतः एक एक्शन से किसी व्यक्ति का संबंध क्या है कि संबंध है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे, इसी उधेड़बुन में वह जीवन के अमूल्य जनों को क्या कर देता है, खो देते हैं दोस्तों। वे दोनों महसूस और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं। बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़ कर उनके हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बन सकता है। आवश्यकता है श्रम की और समय की परख की। देखिए दोस्तों इतनी बड़ी बात कह दिया था, हम लोग को इसे रिलेटेड आंसर देना है फटाफट, इसलिए हम लोग को इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ तो लिए हैं, इसी से सारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 बोल रहा है, देखिए घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती है। यहाँ पर बोल रही है कि कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो कुछ कर लो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बार बढ़िया से पढ़ लेना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पर कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व दिया था, शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का, धन संग्रह। दोस्तों समय की परख जिसका होगा वही सब कुछ चीज़ सब इकट्ठा कर पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जीवन की कुंजी क्या है। जीवन की कुंजी क्या है, एक मूल मंत्र। देखिए क्या चाबी है जीवन की, प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना नहीं, असफलता को दुर्भाग्य समझना नहीं, समय को गलत समझना नहीं, समय का मूल्य समझकर काम करना। अधिकतर व्यक्ति जीवन में अमूल्य क्षण को किस प्रकार खो देते हैं दोस्तों। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, समय का मूल्य समझकर काम करना। अगर समय का जिसको मूल्य समझ में आ जाता है वो अच्छे से काम करता है, वही आदमी क्या हो जाएगा, उसी का एक जीवन की कुंजी बोला गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। अमूल्य क्षण जो है देखिए, उधेड़बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। उधेड़बुन में अगर आप गलत समय पर गलत काम कीजिएगा तो आप यही सोच रहे हैं कि कब का शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, तो आपको कोई सही समय आने वाला नहीं है। अब जब शुरू कीजिएगा तभी समय आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, इससे पहले आ गया काव्यांश, कभी इसको पढ़ना है। कुछ भी बन बस कायल मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाना। कुछ भी बन बस कायल मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम में आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर कंदरन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम दे ही कहे जब माँ पर पामर, देना दुहाई पीठ फेर फेर। आगे बोलता है, या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पथ चूमे तरकस। यही हमारा क्या था,
पोयम था। चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ कर कवितांश के पढ़ करके हमें इसकी उत्तर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला कवि के अनुसार, ये जो कवि क्या बोल रहा है, किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। दोस्तों अगर जीवन का व्यर्थ की बात अगर देखा जाए तो किस तरह का है। पहला बोलते हैं कि मेहनत करके जीवन जीना, ये तो कोई गलत बात नहीं है। अब खून पसीना लगाकर मेहनत करना, ये भी कोई गलत बात नहीं है। अपने प्रेम से संसार की ये भी कोई गलत नहीं। लेकिन कायर बन के चुप रहना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, व्यर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोल रहा है, रे मनुष्य बस कतार करंदन का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, गम के आंसू पीना नहीं, खून पसीना बहाना नहीं, दुख से रोना, हाँ ये सही हो सकता है, दुख किससे रोना, ठीक है, दुख से रोना सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 बोल रहा है कि कवि मनुष्य क्या कहना चाहते हैं, दुख का रोना रोता रहे, नहीं ये नहीं चाहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में देखकर डर जाए, नहीं। बस चुपचाप अपनी जिंदगी जिए, नहीं ये क्या, नहीं। मनुष्य कायर बनकर ना रहे, मनुष्य जो है वो कायर कभी बनकर ना रहे दोस्तों, यही कहना चाह रहा है हमारा कवि। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे 8 नंबर बोलता है यहाँ पर कि पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है। पथ चूमे तरकस मतलब पथ में कांटे हैं, पथ में क्या है, कांटे हैं। दूसरा में है पथ में फूल हैं, तीसरा पथ में तारे हैं, चौथा है इनमें से कोई। दोस्तों देखिए रास्ते में बहुत सारे कांटे भी मिलेंगे तो आपको उससे पार हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब है पथ में कांटे हैं, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग जब रास्ता बनाते हैं, कोई रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, तारे नहीं बिठाए रहेंगे, ज़मीन पर नहीं आते हैं, फूल भी नहीं मिलेंगे, उससे कहाँ बहुत सारे कांटे खराब रास्ते को सही रास्ते की ओर बढ़ क्या करते हैं, मेहनत करके हमें मिलता है, इसलिए पथ में क्या है, कांटे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा खंड भी बोलता है व्यवहारिक व्याकरण। चलिए व्याकरण से आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोलता है कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। दोस्तों जिसमें कर्ता वो है और कर्ता की क्रिया, कर्ता भी हो और कर्म भी हो, है कि नहीं, दोनों होते हैं। जिसमें दोनों होता है उससे हम लोग सकर्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यहाँ पर, 10 बोल रहा है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक कहने का मतलब जिसमें हमें किया का कोई जवाब ना दे, किया का कोई जवाब ना दे, मतलब हम क्या कर रहे हैं अगर उसका आंसर आता है तो सकर्मक हो गया, लेकिन उसका जवाब ही ना मिले वो हो गया अकर्मक। तो यहाँ पर देखिए गीता क्या लिखती है, तो पथ लिखती है, सही बात है, ये सकर्मक है। बंदर नाचता है, बंदर किस तरह का क्या नाचता है, पेड़ पर नाच रहा है, क्या नाच रहा है, क्या नाच रहा है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं बना है, बाकी सभी में क्या क्या देखिए। रमेश क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। रोहित ने क्या क्या गाया, तो गीत गाया। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। इसमें कौन सा भेद है क्रिया का वो बताइए, ठीक है। तो देखिए मैंने संदेश भिजवाया अकर्मक है कि सकर्मक है कि द्विकर्मक है कि प्रेरणार्थक है। दोस्तों मैंने क्या भिजवाया, मैंने संदेश भिजवाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सकर्मक। 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। क्रिया मतलब करना, काम करना, ठीक है। तो दादी नहीं है, कहानी नहीं है, बच्चों को सुनाना। देखिए क्रिया मतलब क्या है, सुनाना, लास्ट में ना होता है तो सुनाती, सुनाना वही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सुनाती है, ठीक है, ये हो गया क्रियापद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देखते हैं कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो यहाँ पर के द्वारा लगा हुआ है, ये के द्वारा किसका है, कर्मवाच्य में आता है, ठीक है। तो कर्मवाच्य हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की कार्य की क्या बतलाती है। जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता क्या करता है, प्रधानता होता है, निरस्ता होता है, सरलता हो, इनमें से कोई नहीं, तो प्रधानता को बतलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 14 का ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 में बोल रहा है यहाँ पर कि गर्मियों में खूब आम खाया, गर्मियों में खूब, देखिए यहाँ पर खूब जो है क्वांटिटी को बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है कि नहीं, कितना मात्रा को बता रहा है। तो मात्रा कौन है, भाव बता रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर यहाँ पर देखना है, अथाशक्ति में कौन सा समास पाया जाता है। अथाशक्ति में दोस्तों अब यही भाव समास है, कौन है, अब यही भाव, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हो रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, अधिक पदों से मेल से, ठीक है। तो हो जाएगा समास, क्या हो जाएगा, समास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं 18, ये क्वेश्चन पीछे भी दोहराया हुआ है बहुत सारा, अगर देखा जाए पिछले सेट में तो भी मिल जाएगा उसमें भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी मतलब जलज का अलग अलग रूप है, उसमें से एक ठो नहीं है, ठीक है। तो कमल भी जलज है, मोती भी जलज जलज में है, मछली भी जलज है, लेकिन बादल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बादल इज राइट आंसर। नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, तो ध्यान देना है इस सब बातों को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण, ठीक है। ये समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं। हो जाएगा 19 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है।
समनाधिकरण और व्याधिकरण। चलिए 20 नंबर यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी अध्ययन खाली जगह सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौन सा अव्यय इसमें प्रयोग होगा? विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते दोस्तों। यहाँ पर के बिना अवश्य लगेगा, यहाँ पर इसके बिना तो ये सेंटेंस ही पूरा नहीं होगा, अच्छा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर के बिना जरूर लगाना है, तो के बिना ही सटीक आंसर है, तो 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और ये शेष एक क्या होता है, एक उपाय क्या होता है। देखिए एक प्रधान होता है, दूसरे पर आश्रित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है, दूसरा उसी पर आश्रित होता है, उसी पर मतलब उसी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन से, 21 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो याद रखना है 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आश्रित उपवाक्य। बाल गोविंद भगत का पूरा क्या एक पैराग्राफ दे दिया है खंडगा में पठित गद्यांश में। देखिए बोला कि यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। बाल गोविंद भगत मजबूत करके गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर ही होंगे, बाल पक गए थे, दाढ़ी क्या थे, लंबी दाढ़ी तथा जटाजुट तो नहीं रखते थे, लेकिन क्या था, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहता, ठीक है। अब बोला कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र है, और क्या है, साथ ही साथ सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी, जब जाड़ा था तब क्या है, काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता, गोले में तुलसी की जड़ों का एक बेड़ और माला बांधे रहते, है कि नहीं। ये था हमारा एक पैराग्राफ, बुक का एक पैराग्राफ दिया हुआ था गद्यांश के रूप में। तो चलिए 22 में क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहला नंबर बोला कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। बाल गोविंद भगत देखिए यहाँ पर मंझोले कद के थे ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 से हो जाएगा, मंझोले कद का, 22 का बी ऑप्शन। अब 23 नंबर यहाँ पर देखिए बोला कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन गुलाब के फूल, चमेली के फूल, सोने की, तुलसी की माला बांधे रहते थे, ठीक है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर एक बेड़ और माला बांधे रहते थे, किसे, तुलसी की जड़ों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 20, अच्छा 2 ही क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और, यहाँ पर क्वेश्चन आने से पहले आ गया थोड़ा सा पैराग्राफ। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। अब आगे बोलता है कि डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं, क्या है, लगा कभी, फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। दोस्तों देखिए हमें टाइम पास करवाने के लिए सब बहुत अलग अलग से पैराग्राफ दे दिया जाता है, ताकि आप बार बार पढ़ो, और कितना फास्ट आप पढ़ करके आंसर दे सकते हैं ये इसमें जो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बार बार एक पैराग्राफ देने का मतलब यही है। अब यहाँ पर बोला कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में, जो बिहार से सटा हुआ है, क्या है, बिहार में ही डुमराव, तो डुमराव में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 24 का। अब 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला कौन कौन एक दूसरे के उपयोगी है, तो एक दूसरे के उपयोगी कौन है, यहाँ पर देखिए शहनाई और डुमराव, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही आंसर शहनाई और डुमराव, 25 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में फिर देखिए पठित काव्यांश, एक काव्यांश पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर से उत्तर का चयन कीजिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान से है। अब धनी तुम और माँ भी तुम्हारी धनी, क्या चिर प्रवासी में इतर, मैं अन्य अतिथि से प्रिय, तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। ये था हमारा काव्यांश। अब इसको पढ़ के हमें आंसर देना है। अब लगे प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो इसका कवि जो है दोस्तों नागार्जुन है, क्या है, नागार्जुन, तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि दंतुरित का अर्थ इसमें क्या है, दंतुरित का मतलब होता है नए नए दांत का नवनिर्माण, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर अब देखते हैं, अच्छा चलिए पहले पढ़ते हैं। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, एक ही पंक्ति दिया, उसके रचयिता पूछा दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। तो इसका जो रचयिता है ये है तुलसीदास, कौन है, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 29 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अब देखिए अलंकार से भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। उपरोक्त पंक्ति यानी कि जो ऊपर में लिखा हुआ यही लाइन कि बालकू बोली बधो नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार पाया गया है, अमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। जब अलंकार बताएंगे उस टाइम सभी अलंकार से बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, उस टाइम आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप आगे देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अब आपके बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, इससे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ के अगर दिमाग में हमको याद रखना है, और सभी का कम से कम समरी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। समरी याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से आंसर दे पाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर बोल रहा है कि कृष्ण का सब संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी, मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी, प्रेम की आस जगी। दोस्तों जैसे ही कृष्ण का संदेश सुने थे गोपियाँ सब,
तो उन लोगों के विरह की आग जग गई थी। क्या जग गई थी? विरह की आग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। 31 यहाँ पर बोले कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है। उत्साह की कविता जो है वो किस तरह के अर्थों को इशारा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ललित कल्पना, क्रांति चेतना और नवनिर्माण नव संचार की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 32 बोल रहा है यहाँ पर कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। अच्छा, गायक है कि गायब? यहाँ पर गायक होना चाहिए ना। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी और तिनके जैसी कमजोर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चट्टान जैसी भारी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चट्टान जैसी क्या थी? भारी थी। 33 बोल रहा है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है यहाँ पर। तो धुंधला प्रकाश कम रोशनी का, अंधेरा का, अस्पष्ट सुख का और या शांति का। तो यहाँ पर धुंधला प्रकाश का जो सही प्रतीक दिखाया गया है वो अस्पष्ट सुख का, ठीक है। ऐसा सुख जो दिख ही नहीं रहा है, स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब 34 बोला कि मृग तृष्णा का अर्थ क्या है। मृग की प्यासा, मृग की दौड़, छलावा, दिखावा। देखिए मृग तृष्णा का है छलावा। क्या है? छलावा। जैसे किसी को नहीं हम लोग छल दे करके, जैसे मृग भी क्या हो गया था, छल कपट दे करके राम जी को आगे अपने से वो कुटिया से बहुत दूर लेके चल गए थे, है कि नहीं। तो वह छलवा हो जाएगा, ठीक है, छलावा। 34 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 यहाँ पर देखिए तो बोला कि पाठ जो है माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया। मर्दुए शब्द लेखक ने अपने पिता के लिए, लेखक ने अपने माता, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए और इनमें से किसी भी ने नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड से लेखक की माता ने उपयोग किया था लेखक के पिता के लिए, याद रखें मर्दुए शब्द, ठीक है, लेखक के पिता के लिए। 36 में यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। मूर्तिकार जो था वो जब मूर्ति की नाक उसका टूट गया, कट गया था, है कि नहीं, तो उसके लिए क्या सुझाव दिया था। नकली नाक लगा दीजिए, नहीं। मोहल्ले वालों की नाक लगा दीजिए, नहीं। जिंदा नाक लगा दी जाए। क्या लगा दी? जिंदा नाक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से है जिंदा नाक। एक बहुत ही हंसी मजाक जैसी ये कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी है कि नहीं। तो 36 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 37 की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। बोले कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। वर्मा की, श्रीलंका की, नेपाल की और चीन की दोस्तों। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा नेपाल की। किसका? नेपाल की। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 में देखते हैं कैप्टन कौन था। कैप्टन था कौन? अवकाश प्राप्त सैनिक नहीं था, आज़ाद हिंद फौज की सिपाही नहीं था, चश्मा बेचने वाला था कैप्टन। क्या था? चश्मा बेचने वाला, ठीक है, याद रखना चाहिए से। चश्मा बेचने वाला था कैप्टन। ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 39 बोला कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया। खाने की इच्छा नहीं थी, आत्म सम्मान की रक्षा के लिए, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था इसलिए। दोस्तों 39 का जो हो जाएगा दोस्तों देखिए इसमें लेखक ने खीरा खाने से इनकार इसलिए किया था क्योंकि उसको आत्मसम्मान की रक्षा करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 बोल रहे हैं यहाँ पर कि फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। दोस्तों सामान्य क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में, ठीक है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रभाषा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमारा 40 ऑफ आउट टू 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सभी सेट, बहुत सारे सेट करवाया जाएगा। तो प्लीज़ आप नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपका भी भला और दोस्तों का भी भला। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।